हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 8 चैप्टर जो है कार्बनिक रसायन। आज के इस वीडियो में इसका हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मुख्य हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन। तो आज के इस वीडियो में ये टॉपिक हम जानने वाले हैं। इससे पहले हमने जब आपको बताया था अभिक्रिया मध्यवर्ती, तो अभिक्रिया मध्यवर्ती हमने पढ़ाया था, तो उसका अभिक्रिया मध्यवर्ती का दो यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मुक्त मूलक होता है जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। आज हम दूसरा प्रकार देखेंगे कार्बोधनायन या जिसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए बेसिक बात थोड़ा सा मैं बता दूं, जो स्टूडेंट अभिक्रिया मध्यवर्ती नहीं पढ़े हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अभिक्रिया मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सुन ही लीजिए। आप भी पढ़ लिए हैं तब भी सुन लीजिए। अभिक्रिया मध्यवर्ती का मतलब होता है कि जो कारक होते हैं, कारक मतलब अभिकारक, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच की जो कड़ी होती है ना, उसी कड़ी को ही हम क्या कहते हैं, उसी जो कड़ी होती है उसी कड़ी को ही अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। मतलब जैसे ए बी, ठीक है ना, जैसे कि हम ऐसे कह रहे हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी बन गया, ठीक है ना। ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी बन गया, तो इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जब अभिक्रिया समाप्त हो गया तो उधर जो बना वो उत्पाद होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद के बीच बनने वाली जो कड़ी होती है ना, जो कड़ी होता है उसी कड़ी को ही हम अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। बट वो कड़ी जो होता है ना, वो यहाँ लिखा गया है इस स्पीसीज का अस्तित्व क्षणिक होता है। मतलब जो ये कड़ी बनेगा ना वो बहुत ही कम समय के लिए बनेगा, मतलब दिखाई भी नहीं देगा, उतने कम समय के लिए बनता है, ठीक है। तो यही बात है जी। अब ये जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिसमें से मुक्त मूलक हमने पढ़ा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं लिखिएगा मुक्त मूलक ब्रदर सर, वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी। अभी हम देखेंगे कार्बोधनायन, फिर से हम आगे एक एक करके पढ़ाएंगे जी। कार्बोधनायन क्या होता है, चलिए अब इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया है कार्बोधनायन या इसे हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है विषम विदलन से बनने वाला ऐसे कार्बनिक मध्यवर्ती जिस पर 3 सिग्मा बंध, कितने 3 सिग्मा बंध और 1 धनावेश होता है, कार्बोधनायन कहलाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे हमसे कह रहा है, सबसे पहली एक बात कह दिया विषम विदलन, ये एक बात कह रहा है ना, तो कह रहा है विषम विदलन से बनने वाला ऐसे कार्बनिक मध्यवर्ती जिसमें क्या होता है 3 सिग्मा बंध और क्या होता है 1 धनावेश उपस्थित होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे अगर हम ले ले एक कार्बनिक यौगिक, हमने यहाँ पे कार्बन परमाणु ले लिया, इससे एक स्पीसीज ये जुड़ा हुआ है जो है जेड, समझिएगा। ये इसके 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। देखिए ये जो कार्बन के साथ एक हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक स्पीसीज जुड़ा हुआ है जो परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि समविदलन के दौरान, समविदलन का मतलब ये होता है ना कि जब इसको हम तोड़ेंगे, ये जो बंध यहाँ पे बना हुआ है जिससे ये कार्बन और एक स्पीसीज जुड़ा हुआ है, ये इसको जब हम तोड़ते हैं, तो जब हम टूटेंगे ना, ये बंध टूटेगा तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी पर चले जाते हैं, ये जेड पर ही चले जाएंगे। तो जब टूटेंगे जेड पर चले जाएंगे तो ये वास्तव में कैसे हो जाएगा जी, ये वास्तव में सी ये 3 बंद हो जाएंगे और इस पर देखिए इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ये दोनों साझेदारी किए थे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जेड पे चले गए, इसका वाला भी, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसलिए इस पर प्लस आ गया। और दूसरी बात ये जेड दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, मतलब एक तो अपना था एक इससे ले लिया है, तो इसलिए जेड पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो इसलिए प्लस आ गया, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन जेड ले लिया है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये समविदलन हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि समविदलन के दौरान, मतलब समविदलन से बनने वाला ऐसे कार्बनिक मध्यवर्ती, समविदलन यहाँ पे हुआ है, तो समविदलन से बनने वाला ऐसा कार्बनिक मध्यवर्ती
जिसमें 3 बंद युग्म होते हैं, जिसमें देखिए 3 बंद युग्म है, एक पहला एक ये बंद युग्म है, एक ये है और एक ये है, ये 3 बंद युग्म है। और क्या है, एक धनावेश होता है। तो देखिए एक इसके पास क्या है, धनावेश भी है, धनावेश होता है, तो उसे ही हम इसी को हम क्या कहेंगे, कार्बोधनायन कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन कहेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, समझ गए हैं। तो अब देखेंगे कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं जी, सबसे पहली बात समझिएगा। सबसे पहला, इसके धनावेशित कार्बोधनायन, मतलब इसके जो धनावेशित कार्बोधनायन होते हैं, ठीक है ना, इसके धनावेशित कार्बोधनायनों की संयोजी कक्षा में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या गया, इसके धनावेशित जो कार्बन जो परमाणु है, कार्बन परमाणु के संयोजी कक्षा में जो भाग लेने वाली कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। देखिए एक ये बंद है सिग्मा बंद, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है ही। तो वही कहा जा रहा है कि धनावेशित कार्बन परमाणु की संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 केवल 6 इलेक्ट्रॉन है ही, परंतु इसको पूर्ण होने के लिए, अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो दूसरा फिर से इसकी और विशेषताएं क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण क्या होता है, कमी होने के कारण अस्थायी तथा बहुत अधिक क्रियाशील होता है। मतलब अस्थायी नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, इसलिए अस्थायी लिखा गया। अस्थायी नहीं रहेगा तो इसका मतलब बहुत अधिक क्रियाशील होगा, किसी से भी क्रिया कर लेगा। ये बातें हैं जी। तीसरी इसमें और बात हमें क्या जानना है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति में इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे कौन है जी, जैसे NO2 है, जैसे कि COOH है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल से अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी का तीसरा का ही लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं CH2 है, CH2 के साथ, ये CH2 के साथ एक हमारा क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है ना, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है NO2, ये हमारा किससे जुड़ गया है, कार्बोनियम आयन से जुड़ गया है। तो जब जुड़ता है ना तो ये क्या कर लेता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना ये खींच लेता है NO2। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ये है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति में इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा, इसी कारण इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे एक और बात बताया गया कि इलेक्ट्रॉन दानी समूह, यदि कोई दानीय समूह है तो उसकी उपस्थिति में इनकी क्रियाशीलता घट जाती है। दानीय समूह का मतलब जैसे कि एल्काइल कोई भी समूह हो जाएगा। ठीक है, ये एल्काइल समूह हो गया, जैसे कि CH2 और इसके साथ R जुड़ गया। तो दानीय समूह का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो जब देगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, अगर देगा तो इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। अरे हम जानते हैं कि ये बताइए इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पहले से तो ये 6 इसके इलेक्ट्रॉन है, मतलब कमी है, और ये और भी इलेक्ट्रॉन ले ही लिया तो इसमें और कमी हो जाएगी, तो ये इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो 6 तो है ही इलेक्ट्रॉन, और 2 दे देगा तो इसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी, यही बात है जी। अगला है, यह विलायक वियोजन के रूप में रह सकते हैं, मतलब विलायकों में घुल के रह सकते हैं, ये बात कहा जा रहा है। अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है, कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही अभिकारकों से क्रिया करके आप अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। मतलब समझिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कार्बोनियम जो आयन है, ठीक है ना, कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोनियम यहाँ पे आयन कह रहा है, जैसे कि CH, ये हमारा एक क्या है, कार्बोनियम आयन है। तो ये जो कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन ये नाभिकीय स्नेही अभिकारकों से क्रिया करके, नाभिकीय स्नेही अभिकारकों का मतलब जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, OH, ये हमारा क्या है, नाभिक स्नेही अभिकारक है, तो इससे क्रिया करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा।
तो ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से OH जुड़ गया, तो अभिकारकों से क्रिया करके ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। जैसे कि पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, और इसके पास भी 2 है, तो ये जब इससे जुड़ गया तो देखिए 2 2 4 2 6 और इसका 2 8, तो ये कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लिया कि नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है कि कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही अभिकारक से क्रिया करके आप अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, अपना अष्टक जो है ना ये पूर्ण कर लिया। तो यही बात तो कहा गया है जी। आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे ना। अब थोड़ा सा हम बेसिक बात जानेंगे कि जो कार्बोनियम आयन है इसका वर्गीकरण, तो 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। सबसे पहला आता है प्राथमिक कार्बोनियम आयन। जैसे एक कार्बन है, इससे एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक कार्बोनियम आयन हो जाएगा या प्राथमिक कार्बोधन आयन हो जाएगा। दूसरी बात, ये हमारा देखिए कार्बन है, ठीक है ना, तो ये जो कार्बन है ना वो 2 हमारा एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो कार्बन है, एल्काइल मतलब 2 कार्बन समूहों से जुड़ा हुआ है। इसमें ये कार्बन एक ही कार्बन समूह से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए प्राथमिक कार्बोनियम आयन कह दिया। ये कार्बन है, ये 2 कार्बनिक समूह से मतलब एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीय कार्बोनियम आयन कहेंगे। ये जो कार्बन है देखिए 3 कार्बोनियम आयन से, 3 मतलब कार्बन वाले से जुड़ा हुआ है, जिस मतलब कह सकते हैं कि 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, या हम ये कह सकते हैं 3 एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए तृतीय कार्बोनियम आयन कह देंगे। तो ये आप फिगर बना लेंगे, ये जो गोला हमने किया है ना ये आप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी संरचना में याद रखेंगे, इसकी संरचना इसी तरीके से होती है जी। देखिए ये हमारा कार्बन हो गया, ये इसका 3 बंध है, तीनों बंध सिग्मा बंध हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक ये कक्षक यहाँ पे दिखाया गया है, वास्तव में 3 कक्षाएं होती हैं। यहाँ पे जो 2 सिग्मा बंधों के बीच 120 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए वही बात हमने लिखा है संरचना में, सिग्मा बंध कितना बन रहा है, तो 1 2 3 सिग्मा बंध बनेगा, तो 3 सिग्मा बंध बना जी। दूसरी बात है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 0 होगी, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला आता है कक्षक, सिग्मा बंध 3 बन रहा है ना, तो इसका मतलब 3 ही कक्षाएं होंगी, और जब 3 कक्षाएं होंगी तो इसका संकरण sp2 हो गया, s का 1 p का 2, तो 3 हो गया। इस तरीके से संरचना त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगा। अब बंध कोण देख रहे हैं ना, बंध कोण 120 डिग्री से बन रहा है, 120 डिग्री, यहाँ पे नीचे नहीं ऊपर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा जी। तो ये होगा इसकी संरचना। अब इसके बाद इसकी अस्थायित्व जानेंगे कि किसका कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अस्थायित्व होगा। तो देखिए सबसे अधिक जो होगा वो बेंजीन के ऊपर CH2 जुड़ा हुआ है ना, प्लस है, मतलब बेंजाइल जो कार्बोधन आयन या कार्बोनियम आयन जो होता है ये सबसे अधिक अस्थायी होता है। इससे कम जो होगा, इसके बराबर या इससे कम जो होता है वो एल्काइल कार्बोधन आयन हो जाएगा, जो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। उसके बाद इससे और कम जो होगा वो यहाँ पे तृतीय कार्बोनियम आयन है, इसका हो जाएगा। उससे भी कम हो जाएगा द्वितीय कार्बोनियम आयन, उससे अधिक प्राथमिक कार्बोनियम आयन, और उससे अधिक जो हमारा एल्काइल समूह होता है ये हो जाएगा। सबसे कम इसका होता है, सबसे अधिक इसका होता है। मतलब जितना कार्बन का जो हम ये कह सकते हैं अस्थायित्व का पता ऐसे लगा सकते हैं ना, जितना कार्बन परमाणु जुड़े हुए होंगे उतना अधिक अस्थायित्व होता जाएगा, और जितने कम कार्बन परमाणु जुड़े हुए होंगे वो कम अस्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम अस्थायी कौन है, ये हमारा है जी CH3। तो आशा करता हूं कि अस्थायित्व भी आपको समझ में आ गया होगा, और इससे पहले हमने जो ये बताया है वर्गीकरण संरचना समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा टॉपिक, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी हम मिलते हैं। और ये बैक हम दिखा देते हैं आपको, ये हमने अब तीसरा कार्बोरेनाइन है, इस पर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।